सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत का इतिहास। भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जिसका अर्थ होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। तो आप देख सकते हैं भारत का नामकरण किस तरीके से हुआ है। आगे देखते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंद से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक राज्य फैलाने वाले राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम दो बार प्राप्त हुई है। तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक ने, चौथी सदी में समुद्रगुप्त ने। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नोट करने वाली है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड। तो भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है उनकी जो प्रमुख नस्लों का जो मिश्रण है वो इस प्रकार से है। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। अभी तक तो हम भारत का जो इतिहास था, मतलब इंडिया या फिर भारत किस तरीके से इसका नामकरण हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं भारत के इतिहास को। पहला तो यह है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। नोट कीजिएगा, इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस 1638 टू 1707 एडी को है। आगे देखते हैं। अब प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब इसका सोर्स क्या क्या रहा है, वह इसमें जानकारी दी जा रही है। प्राचीन इतिहास की जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन चारों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। पहला जैसे कि दिया गया था धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जानकारी। तो यहां से किस तरीके से जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि चार वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं।
वेद मनुष्य को कर्तव्य का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य और अपरिहार्य माना जाता है। ये 4 वेद हैं कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। आगे देखते हैं। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां से हमारा एक पार्ट खत्म होता है और यहां से कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। आपने लूसेंट बुक देखा होगा। अगर आपके पास लूसेंट बुक होगा तो एक पेज में 2 पार्ट में फैक्ट्स दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में एमसीक्यू को कवर किया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है। अब ये खत्म हो जाता है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड, और फिर हम राइट हैंड साइड को अगली स्लाइड में कवर करेंगे। तो भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष या फिर जम्बूद्वीप। भारत शब्द इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में उल्लिखित कबीले से मिलता है। हिंद शब्द सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है। इंडिया नाम जो दिया गया है ये यूनानी इसे इंदे, है ना, इंदे बोलते थे, वहीं से इंडिया नामकरण आया है। विंध्य पर्वत, तो उत्तर दक्षिण विभाजन। विंध्य पर्वत क्या करता है? उत्तर और दक्षिण का विभाजन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। चक्रवर्ती राजा, पूरे भारत पर शासन करने वाला, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। राजनीतिक एकता, अशोक और समुद्रगुप्त। इतिहास के 3 भाग, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इतिहास को आसान भाषा में समझने के लिए हमने क्या किया है, इस इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास। इतिहास विभाजन का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफ सेलारियस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहास के स्रोत, इनके जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है? तो इनके 4 स्रोत दिए गए हैं, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक से, फिर विदेशी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, तो यहाँ पर मैं वेद के बारे में हमने छोटा सा पॉइंट्स देखा, इनमें कि 4 वेद को हमने कवर किया है ना। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर। अब यहां से हम क्या करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करते हैं। अब यहां से एमसीक्यू को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है भरत का देश। अगला है, हिंद शब्द किससे निकला है? तो हिंद शब्द निकला है सिंधु नदी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया नाम किस भाषा से आया है? तो यह आया है यूनानी भाषा से। विंध्य पर्वत का विंध्य पर्वत करता क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो ये देश को विभाजित करता है ना। अगला देखते हैं। चक्रवर्ती राजा कौन कहलाता था? तो पूरे देश पर शासन करने वाला शासक क्या कहलाता था? चक्रवर्ती राजा कहलाता था। इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो क्रिस्टोफ सेलारियस ने इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा। ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास के स्रोत कितने प्रकार से मिलते हैं? तो 4 प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मिलते हैं। अगला है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो वेद है, जिसे हमने पढ़ा। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। जम्बूद्वीप का अर्थ क्या होता है? जामुन वृक्षों का द्वीप। तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद से, जैसा कि हमने 4 वेद के बारे में देखा था पिछली स्लाइड में, जिसमें कि 4 वेद में पहला था ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा
अथर्ववेद। तो यही बोला जा रहा है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, है ना, ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं, वनडे टाइप के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर स्टेट पीसीएस, मतलब कह सकते हैं जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें कितने मंडल होते हैं, सूक्त कितने होते हैं, कभी कभी ऋचाओं के बारे में पूछा जाता है। तो 10,000 एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको एकदम बिल्कुल पूर्ण डाटा सहित 10,462 एकदम याद होना चाहिए। 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त और 10 मंडल। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। टोटल 10 मंडल है ना, तो 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो 8वां मंडल भी आपको ध्यान रखना है और 9वां भी रखना है याद, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 8, 9 और 10 तीनों मंडल को आपको ध्यान रखना है। पुरु सूक्त वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन, सूर्य सूक्त विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब यहां से नोट करने वाली बात है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, शब्द का संबंध गाय से है। गाय को प्राचीन भारतीय इतिहास में अघन्या भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का तो उल्लेख है किंतु किसका उल्लेख नहीं है? तो आत्मा का उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। कई बार क्या होता है ना, अभ्यर्थियों को बीसी और एडी में कंफ्यूजन होता है। अब ये बीसी और एडी है क्या? तो आइए देखते हैं। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जिसे जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है ना, जो कि हम यूज करते हैं वर्तमान समय में, जो कैलेंडर यूज करते हैं, तो ये ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित कैलेंडर है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा बुद्ध का जैसे कि जन्म के बारे में दिया हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, इनकी मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म होता है 1969 में, है ना, और उसकी मृत्यु होती है 2000, है ना, मान के चलिए 2000 कह सकते हैं आप, 30, हाँ 30 कह सकते हैं। अगर इंसान की जन्म 1969 में होती है और मृत्यु 2030 में होती है, तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है 1969 से 2030 तक।
लेकिन पहले क्या होता था ना, ये बीसी जो इस्तेमाल होता है, ये महात्मा बुद्ध का जन्म जैसे कि आप देख रहे हैं 563 ईसा पूर्व है, तो मृत्यु कब हो रहा है? 483 ईसा पूर्व। इसे इस तरीके से लिखा जाता था, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है। अब जैसे कि मैंने बताया 1969 से 2030 तक का जानकारी, तो ये एडी में काउंट होगा। एडी का पूरा नाम है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया जहां ब्रिटिश शासन से पहले राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का संकल्प शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अब यहां से देखिए, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहां से मिलता है? यह ऋग्वेद से मिलता है। वामन अवतार, अब हम वामन अवतार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वामन अवतार भगवान विष्णु श्री हरि के ऐसे अवतार से था जो मानव रूप में प्रकट हुए। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। दक्षिण भारत में भगवान वामन को उपेंद्र के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये खत्म होता है और यहां से हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, हमने पढ़ा। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है। सोम देवता का जो उल्लेख है ये 9वें मंडल में मिलता है और सबसे बड़ा मंडल जो है यह 10वां मंडल है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वह दिया हुआ है। अघन्या, अघन्या का जो प्रयोग होता है वो गाय के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बीसी ईसा से पहले का और एडी ईसा के बाद का, यानी कि 0 अगर यहाँ पे मार्क कर देते हैं तो 0 से जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एडी, और 0 से पहले जो भी काउंट होगा वो होगा बीसी। जैसा कि हमने भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा तो हम बीसी में पढ़ेंगे। और हम जैसे आप आगे बढ़ जाइए, जैसे अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो गया, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एनो डोमिनी, है ना, जैसा कि मैंने बताया एनो डोमिनी ईश्वर के वर्ष में। नेक्स्ट है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ 1904। वामन अवतार, विष्णु के अवतार को ही वामन अवतार कहा जाता है। ठीक है, आपने 10 अवतार के बारे में सुना होगा ना, भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिनमें से एक अवतार था वामन अवतार। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो यह 10वां है। अघन्या शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो घोड़ा, गाय, हाथी, शेर, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अघन्या शब्द जो है वह गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। बीसी का अर्थ क्या है? बिफोर क्राइस्ट। एडी का पूरा नाम क्या है? एनो डोमिनी। वामन अवतार किसके अवतार हैं? तो वामन अवतार विष्णु से संबंधित है और यह विष्णु भगवान से संबंधित अवतार है। 10 अवतार के बारे में आपने सुना होगा, उसी में से एक अवतार है विष्णु अवतार।
नेक्स्ट है वामन के पिता कौन थे, तो कश्यप ऋषि, ध्यान रखिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो विंसेंट स्मिथ ने। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगले पेज में लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो कवर करते हैं। ऋग्वेद, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यह भी याद रखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है ना। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमने ऋग्वेद पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद, यानी कि वेद का दूसरा पॉइंट जो है। ऋग्वेद हमने पढ़ा, उसके बाद यजुर्वेद। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय नियमों का संग्रह यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का वर्णन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। एकमात्र एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के बारे में देख लेते हैं। 100 से सामवेद और 100 से संगीत, एकदम बिल्कुल याद रखिए इसको, कई बार पूछा जाता है। साम का अर्थ क्या होता है, गान, जिसका अर्थ होता है संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इसका अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसके अन्य नाम ब्रह्मदेव है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा। इसके जो अन्य नाम है वह है ब्रह्मदेव, ब्रह्म नामक ऋषि से संबंधित, अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस, अथर्व प्लस अंगिरस ऋषि, वैश्य ज्यवेद, औषधियों का वर्णन, क्षत्रवेद, राजसत्ता से संबंधित। इसमें ध्यान दीजिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है ना। धर्म, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ का वर्णन है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो पृथ्वी सूक्त राष्ट्रीय भावना, गृह निर्माण, कृषि, व्यापार, रोग निवारण, विवाह आदि का वर्णन, जादू टोना, मंत्र जाप आदि का उल्लेख। कई बार पूछा जाता है तो जादू टोना और मंत्र जाप वगैरह जो है ये किस वेद से संबंधित है, तो यह है अथर्ववेद से। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं वेदों की संख्याएं। अब देखिए, प्रत्येक वेद की कई शाखाएं होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद, माध्यंदिन कांठ, कृष्ण यजुर्वेद, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, सामवेद, कौथुम, राणायनियम, जैमिनीय। अब ये थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे
देखते हैं अथर्ववेद में क्या क्या दिया हुआ है। अथर्ववेद में ही आपको मिलेगा पेपलाद, दैत्य, मौद, सौनक, जालज, जाजल, जलद, है ना। ये सब क्या है ना, स्टेट पीसीएस में बहुत जब डीप क्वेश्चन पूछना होता है ना, तब इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवाद, देवदर्श, चारण, वैद्य। नेक्स्ट है, वर्तमान में सौनक शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध है। अगर पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, सौनक के बारे में पूछ लेगा। जो सौनक जो है ये पूर्ण रूप से, या फिर कह सकता है वर्तमान समय में कौन सा उपलब्ध है, तो वह पूर्ण रूप से सौनक शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध है। सबसे प्राचीन, अब यहां से नोट करने वाला पॉइंट क्या क्या रहेगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद जो है वह है अथर्ववेद। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विक रिवीजन के साथ। इंद्र, टोटल इंद्र कितनी है, तो 250 ऋचाएं, इंद्र की 250 ऋचाएं, अग्नि की 200 ऋचाएं। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद महत्वपूर्ण। यजुर्वेद यज्ञ विधि अथर्वयु से संबंधित यजुर्वेद, संगीत उद्गाता सामवेद, जीवन चिकित्सा तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद, सामवेद भारतीय संगीत का जनक। अथर्ववेद में 20 कांड 731 सूक्त। यह भी ध्यान रखिएगा, वेद शाखाएं अलग अलग परंपराएं, सौनक शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब यहां से आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं, 250। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो अथर्वयु। सामवेद का संबंध किससे है, तो संगीत से। सामवेद में कितने सूक्त हैं, तो 1810। अथर्ववेद में कितने कांड हैं, तो 20। वैश्य वेद किस वेद का अन्य नाम है, तो यह है अथर्ववेद। जो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड शब्द टाइप के लगे ना, वेद से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है, तो वो बिल्कुल आंख बंद करके टिक कीजिएगा अथर्ववेद। सही हुआ तो नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है, तो माध्यन दिन कांठ। सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। यूनेस्को ने ऋग्वेद पांडुलिपियों को कब शामिल किया, तो 2010 में। अगली स्लाइड में देखते हैं ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या है जो गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद के लिए है ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें यज्ञों के विधान, अनुष्ठान तथा प्राचीन घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, साल, कैकय, कुरु, पांचाल, होसल, विदेह आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यकों में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक व्याख्या मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, जिसमें 13 प्रमुख उपनिषद हैं। इसमें ब्रह्म, आत्मा, शरीर एवं ब्रह्मांड से जुड़े दार्शनिक विचार मिलते हैं। स्त्री की स्थिति कैसी थी, तो मैत्री संहिता में स्त्री को जुआ और शराब के समान तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं सूत्र साहित्य। सूत्रों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति जो है यह किस काल का ग्रंथ है, तो शुंग काल का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। नारद स्मृति गुप्त युग के न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं।
इसमें समाज में होने वाले विवाद, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि के नियमों का वर्णन है। अब बात करते हैं वेदांग और सूत्र के बारे में। देखिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं: शिक्षा, उच्चारण, कल्प, कर्मकांड, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इन 6 शब्दों से मिलकर क्या बना है? वेद, है ना। वेदांग को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं ना, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग। और ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। सूत्र साहित्य का उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त एवं व्यवस्थित करना है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ध्यान रखिएगा, कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? तो गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, आश्वलायन गृहसूत्र, जैमिनी मीमांसा, पाणिनि व्याकरण या अष्टाध्यायी। तो और सबका तो नहीं पता, लेकिन ये वाला कई बार पूछा जाता है: गौतम धर्मसूत्र, जैमिनी मीमांसा, पाणिनि अष्टाध्यायी। और ये अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी व्याकरण, है ना। नेक्स्ट, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ध्यान रखिएगा। प्रमुख उदाहरण: विष्णु पुराण, मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश का। तो किस किस वंश में कौन कौन सा पुराण आया है? तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके दिया हुआ है। केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है। कौन कौन से? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। अब यहाँ से ये स्लाइड हमारा खत्म होता है और यहाँ से हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ विधि की व्याख्या, अरण्यक, दार्शनिक अर्थ, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद 108, टोटल उपनिषद हैं कितने? तो 108, जिसमें कि 13 प्रमुख हैं। वेदांग कितने? 6। कल्प सूत्र 4 प्रकार के। मनु स्मृति किस काल में मिलता है? तो ये शुंग काल में। नारद स्मृति यह मिलता है गुप्त काल में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। वंशावली 5 पुराणों में कवर किया गया है। नेक्स्ट, अब यहां से कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यज्ञ विधि की व्याख्या से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108। वेदांगों की संख्या है 6। कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? 4। मनुस्मृति किस काल की है? तो यह शुंग काल की है। नारद स्मृति किससे संबंधित है? तो न्याय व्यवस्था से। पुराणों की संख्या है 18। उपनिषद कितने? 108 और पुराण कितने? 18। याद रखिएगा, कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। वेदांग निरुक्त किससे संबंधित है? वे शब्दों की व्युत्पत्ति से। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? गौतम। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है पुराण। अब देखिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। नोट क्या करना है? तो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजनीति के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। नोट: उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, यानी कि उपनिषद पहले, है ना। उपनिषद पहले, बाद में क्या आया है? पुराण आया है। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। देखिए, बौद्ध साहित्य, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। वैसे तो हम बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु पाली भाषा में है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को कथाओं के माध्यम से बताया गया है।
इनकी रचनाएं श्रीलंका में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई है। नेक्स्ट, जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर के जीवन का वर्णन है। अगर आप इतनी देर से मेरा क्लास ले रहे हैं, अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इतिहास के बारे में, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भगवान महावीर जो हैं ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भगवान महावीर जो हैं यह कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ये आपको बताना है। पूर्व युग के दौरान साधु साध्वी इसका पाठ और अध्ययन करते थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा समकालीनों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, नोट, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। इन्हें 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में संकलित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, 15 अधिकरण, 108 प्रकरण मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। नेक्स्ट, संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कलहन की राजतरंगिणी में मिलता है। कलहन की राजतरंगिणी में मिलता है। इसमें 8 तरंग अध्याय हैं। कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। कई बार पूछा जाता है राजतरंगिणी में कहाँ का, मतलब किस जगह के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो वह है कश्मीर के राजाओं का वर्णन। अरबों की सिंध विजय का वर्णन चचनामा में लिया गया है ना, ध्यान रखिएगा। मूलतः अरबी भाषा में है ना, और फारसी में इसका अनुवाद हुआ 1226 में और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ 1900 ईस्वी में। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रमुख पुस्तक, इसके लेखक पाणिनि। कई बार पूछा जाता है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इसमें इससे मौर्य पूर्व काल का इतिहास मिलता है। इस अष्टाध्यायी में क्या मिलता है, तो मौर्य पूर्व काल का इतिहास मिलता है। नोट क्या करना है, तो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, इसके महाभाष्य के शुंग काल की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, जिसमें यूनानी रोमन लेखक टेसियस है ना, ईरान का राजवैद्य, भारत का वर्णन किया, कम विश्वसनीय है ना। हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसे माना जाता है, पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस संबंध के बारे में जानकारी मिलती है हेरोडोटस से। सिकंदर के साथ आए लेखक निर्याकस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, इनके विवरण अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पुराण सरल संस्कृत में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। अग्नि पुराण सामाजिक प्लस कृषि जानकारी मिलती है अग्नि पुराण में। उपनिषद पुराणों से पहले टोटल उपनिषद कितने हैं, 108। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म का उल्लेख है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने। अर्थशास्त्र चाणक्य। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। चचनामा अरब विजय। अष्टाध्यायी इज रिलेटेड टू पाणिनि। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ से कुछ MCQ को कवर करते हुए इस स्लाइड को क्लोज करते हैं और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। जातक कथाएं किससे संबंधित है, बुद्ध के पूर्वजन्म से। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। राजतरंगिणी किसने लिखी, तो कलहन ने। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। चचनामा किससे संबंधित है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित है चचनामा। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में। हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की, हिस्टोरिका। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रेवलर्स, कुछ हमने पहले पढ़ा, अब कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक मेगास्थनीज, सेल्यूकस निगेटर का राजदूत, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसमें मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन का वर्णन मिलता है। डाइमेकस, सीरियन शासक एंटियोकस का राजदूत, बिंदुसार के दरबार में आया। मौर्यकालीन विवरण दिया गया, किसके द्वारा, डाइमेकस के द्वारा। डायोनिसियस, मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत, अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस ये किसके दरबार में आता है, यह अशोक के दरबार में आता है। टोलेमी, पुस्तक का नाम भारत का भूगोल। भारत का भूगोल की रचना जो की थी वह टोलेमी ने की थी। भारत के भौगोलिक विवरण दिए। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। भारतीय पशु, वनस्पति,
खनिज आदि का वर्णन मिलता है इसकी पुस्तक से। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, लेखक इसका अज्ञात है। 80 ईस्वी के आसपास लिखा गया, भारतीय व्यापार और बंदरगाहों का विवरण मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बताया गया पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लेखक अज्ञात, और 80 ईस्वी के आसपास लिखा गया और भारतीय व्यापार और बंदरगाहों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है चीनी लेखक। चीनी लेखक में फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह आया था और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया। 14 वर्ष भारत में रहा। सुंग युग 518 ईस्वी में भारत आया और बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्र की। ह्वेनसांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको फाहियान भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ह्वेनसांग के बारे में। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में आया, 15 वर्ष भारत में रहा, नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और इसकी जो पुस्तक का नाम है वह है सीयू की, भारत के समाज, धर्म, राजनीति एवं राजनीति का विस्तृत वर्णन करता है। नोट, नालंदा के कुलपति शीलभद्र, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा। याद रखिएगा, अभी भी आप नालंदा जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी मिलेगा। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में आया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन। अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसकी जो पुस्तक का नाम है वह है किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, भारतीय धर्म, विज्ञान, समाज एवं विस्तृत वर्णन, 80 अध्यायों में विभाजित। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया। इसकी पुस्तक का जो नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेला। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेला। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया। भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है इसकी पुस्तक में। किसकी? इब्न बतूता की पुस्तक से। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेगास्थनीज इंडिका मौर्यकाल, डायमिकस बिंदुसार के दरबार में, डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी, इसकी जो पुस्तक का नाम है वो है नेचुरल हिस्ट्री पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, व्यापार व बंदरगाह। फाहियान गुप्तकाल में, ह्वेनसांग हर्षकाल यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इत सिंह शिक्षा केंद्र वर्णन, अलबरूनी किताबुल हिंद, इब्न बतूता रहला। एमसीक्यू कुछ इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यू को कवर कर लेते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। डायमिकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी के द्वारा। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? तो यह हर्षवर्धन के समय में। सीयू की रचना किसने की? तो ये किसकी रचना है? ये ह्वेनसांग की रचना है। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? व्यापार और बंदरगाह से। फाहियान कितने वर्ष दरबार में भारत में रहा? तो ये 14 वर्ष। इस सिंह ने किसका वर्णन किया है? तो शिक्षा संस्थान का वर्णन किया है। अगली स्लाइड में देखते हैं अन्य लेखक, कुछ और महत्वपूर्ण लेखक है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कई बार पूछा जाता है कंग्यूर तथा तंग्यूर के बारे में, तो कंग्यूर और तंग्यूर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारानाथ। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर, री एच लॉन्गहर्स्ट, राव बहादुर, वेंकट राव, जेम्स वर्गीस, वाल्टर इलियट, इन सभी ने भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित कार्य किया। इन लोगों ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अमरावती आदि स्थानों की खुदाई की। नेक्स्ट है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख। बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य, अश्विनी कुमार के नाम से मिले हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय, भागवत धर्म का संबंध वैष्णव संप्रदाय के विकास का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अनंतालिकित के राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतवर्ष का उल्लेख जो है ये कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा के अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख
सौगौड़ अभिलेख है। भारत पर हुए प्रथम विदेशी आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। शासक भानुगुप्त। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में। सातवाहन राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो ये जितने भी लेख दिए हुए हैं ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, खास करके स्टेट पीसीएस में, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। कश्मीर में नवपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर का प्रमाण मिलता है। यहाँ लोग अपने पालतू कुत्तों को भी साथ दफनाते थे। नोट क्या करना है? पुरास्थल वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हें साहित्य में करशापण भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों यूनानी ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख कुछ इस तरीके से दिया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये उसके समय में शासक कौन थे? तो कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लसरी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। रुद्रदामन ने संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तारानाथ तिब्बती लेखक। मार्को पोलो पांड्य देश का विवरण। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। बेगाज कोई वैदिक देवताओं का प्रमाण। हेलियोडोरस स्तंभ वैष्णव धर्म का प्रमाण। हाथी गुम्फा भारतवर्ष का पहला उल्लेख। सौगौर अकाल का पहला प्रमाण। एरन अभिलेख सती प्रथा का पहला प्रमाण। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के। सिक्कों पर लेख यूनानियों ने शुरू किया। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? तो पांड्य। भारतवर्ष का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। सबसे पुराने सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्के पर लिखे लेखक किसने शुरू किए? सिक्कों पर लेखन किसने शुरू किए? तो ये यूनानी और यवनों ने शुरू किए। हेलियोडोरस स्तंभ किस धर्म से जुड़ा है? तो ये वैष्णव धर्म से। बेगाज कोई अभिलेख किससे संबंधित है? ये वैदिक देवता से संबंधित है। अगला और आई थिंक लास्ट स्लाइड है अभिलेखों से संबंधित जानकारी। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है। इनकी तथा अन्य पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुराशिल्पी शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके हैं। भाषा का विकास। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है। चौथी पाँचवीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक उपयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। महत्वपूर्ण ग्रंथ। मौर्य मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। अन्य ऐतिहासिक तथ्य। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो तस्वीर है उसमें किस राजा की दी हुई है? तो वह है समुद्रगुप्त। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट क्या करना है? सबसे पहले भारत के संबंध। वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार। मलाया स्वर्ण भारत। अब भारत के संबंध जो है वो बताया जा रहा है। मलाया स्वर्णद्वीप। कंबोडिया कंबोज। जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। लिपि तिथि का अध्ययन पुरा लिपि शास्त्र। प्रारंभिक भाषा प्राकृत। बाद में प्रमुख भाषा संस्कृत। क्षेत्रीय भाषाएं 9वीं और 10वीं सदी से। हड़प्पा लिपि अभी तक अपठित। प्रमुख ग्रंथ कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडी कैरम। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी वीणा सिक्के। मतलब सिक्कों पर है ना इनकी जो है इमेज बनाई हुई है वीणा बजाते हुए। अरी
कामेडू रोमन व्यापार का प्रमाण। कुछ MCQ कवर कर लेते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। प्रारंभिक अभिलेख जो हैं किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में। हड़प्पा के अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो ये मोहरों पर। संस्कृत भाषा का अभिलेखों में प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यह 2वीं सदी से शुरू हुआ। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडी कैरम किस संबंधित है? तो अभिलेखों का संग्रह से। समुद्रगुप्त किस कला से संबंधित? तो ये संगीत से मतलब संबंधित था और संबंधित प्रमाण देता है तो ये संगीत होगा। अरिकामेडू से क्या प्राप्त हुआ है? तो यह रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो ये प्राचीन इतिहास यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 था और पार्ट बाय पार्ट करके मैंने इसे समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और आगे के चैप्टर को कवर करने के लिए और लुसेंट को बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और उसको कवर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।